सुबह की लालिमा चारों तरफ पसरी होती है। तभी पंडित जी मनोरमा के घर आते हैं। अरे नमस्कार मनोरमा जी। अरे पंडित जी आ गए आप। तो अच्छी मिली कोई लड़की या नहीं? हाँ मनोरमा जी, इस बार तो मैं बहुत ही बड़े घरों का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके दोनों बेटे अजय और संजय के लिए। आपका दिल खुश हो जाएगा। दोनों बड़े ही रईस परिवार से हैं। देखने में मानो दूध की मलाई, बहुत ही सुंदर, मानो कोई अप्सरा हो। हाँ, मुझे तो अपने बेटों के लिए ऐसी ही गोरी चिट्टी सुंदर संस्कारी और बड़े खानदान की खूबसूरत पत्नियां चाहिए। जी ऐसा ही होगा। अब मैं चाहता हूँ। तभी अजय कहता है, माँ, आपको तो पता है कि मैं रेखा से कितना प्यार करता हूँ। देखो अजय, अब मुझसे बहस मत करो। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि इस घर में वो झुग्गी झोपड़ी की लड़की नहीं आएगी। मैं तुम्हारी शादी बड़े रईस खानदान में कराऊंगी। अरे जरा सोचो तो सही, खूब सारा दहेज मिलेगा और साथ ही साथ कितनी सुंदर है ये लड़कियाँ। और वो जिसकी तुमने तस्वीर दिखाई थी, ना ही शक्ल सूरत है, रंग भी दबा हुआ है, और तो और इतनी गरीब है। नहीं माँ, शादी तो मैं उसी से करूँगा, बस कह दिया मैंने। तुरंत ही अजय फोन मिलाता है रेखा को। रेखा फोन उठाती है। हेलो, इस समय तुमने क्यों फोन किया है? इतनी रात को सब ठीक तो है ना? अजय तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आज ही शादी कर रहे हैं। क्या आज इस समय? हाँ माँ, मेरी ये लड़कियाँ देख रही है। अगर माँ ने मेरी किसी से शादी करा दी तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। शादी हम ही करेंगे और आपस में ही करेंगे। इससे तो कह रहा हूँ, जल्दी से तुम मंदिर आ जाओ, वहीं पे हम शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार अपनी माँ से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मंदिर आती हूँ। पर तुम कोई भी जल्दबाजी में फैसला मत करो, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। रेखा बहुत ही समझदार और गुणी होती है। बहुत कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के जाने के बाद माँ ने अकेले ही पूरा घर संभाला। दूसरों की बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर रेखा को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। रेखा अपनी माँ के पास आती है। माँ, मुझे वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो अजय को तो आप जानती है ना? हाँ, जिसे तुम पसंद करती हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो दरअसल उसकी माँ ना दूसरी लड़कियों से उसकी शादी करवा रही है। उसने मुझे अभी मंदिर में बुलाया है और कहा है मैं जल्दी से तैयार होकर वहीं आ जाऊँ। हम अभी 7 फेरे लेंगे। क्या ये सब ठीक है माँ? हाँ बेटा, जहाँ तुम्हारी खुशी वही मेरी खुशी। अगर तुम दोनों एक साथ ठीक हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर गांव की पगडंडियों के बीच मंदिर पहुंचते हैं। अजय ने लाल शेरवानी पहनी होती है और वह रेखा के लिए भी सुंदर सा गुलाबी लहंगा लाता है और कुछ आर्टिफिशियल गहने। रेखा जल्दी से उन कपड़ों को पहनती है और बहुत खुश होती है। इस शादी से कोई गलती तो नहीं होगी ना? हम ठीक तो कर रहे हैं? हाँ, कुछ ही फेरों के बाद हम पति पत्नी हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। कुछ ही समय बाद दोनों 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के ही रिश्तेदार नहीं होते हैं, केवल मंदिर के कुछ गिने चुने लोग होते हैं। अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखकर रेखा की माँ की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। वह अपने दामाद से कहती है, अजय, हमने तो तुम्हें कुछ भी दान दहेज नहीं दिया, मुझे माफ कर देना। मैं तो ठहरी दूसरों के घरों में कामकाज करने वाली। मेरे पास उतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सोने की कोई छोटी सी अंगूठी भी बना सकूं। तभी अजय मुस्कुराते हुए कहता है, माँ जी, आपने मुझे इतना अनमोल तोहफा दे दी, अपनी बेटी दे दी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मंदिर में सबका आशीर्वाद लेने के बाद अजय रेखा के साथ अपने घर आता है। अपनी नई बहू को देखकर मनोरमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, इतना सादा लहंगा और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब क्या ये मेरे घर में आ गई? हाँ माँ, अब जो भी है जैसे भी है, यही तुम्हारी बहू है। तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। नहीं, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी, कभी भी मेरी बहू नहीं बन पाएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह सुबह रेखा अपनी सास के लिए गर्मा गर्म चाय लाती है। ये लीजिए माँ जी, अदरक और तुलसी वाली चाय, ये पी लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, वैसे भी अब तो ये चाय पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। दान दहेज तो तुम कुछ लेकर ही नहीं आई, ना रुपया पैसा, ना सोने की कोई चीज। यहाँ तक लहंगा भी मेरे बेटे नहीं खरीद
इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और ठीक 1 महीने बाद मनोरमा अपने बड़े बेटे संजय की शादी एक बहुत अमीर घराने में करती है। लड़की ने खूब ही अच्छा सा सोने से जड़ा हुआ लहंगा पहना होता है और ऊपर से नीचे तक सोने और चांदी हीरो के गहनों में लदी होती है। पूरे समाज के सामने दोनों परिवार के रिश्तेदार होते हैं और नई बहू अपने घर में प्रवेश करती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो मेरे स्वागत के लिए फूल बिछा रखे हैं, गुलाब, गेंदा, चंपा और चमेली। हाँ बहू, तुम हो ही इतनी प्यारी, फूल कैसे ना बिछाऊं? तुम्हारा स्वागत तो ऐसे ही करूंगी। कुछ ही देर में बड़ी बहू के मायके से खूब सारा दहेज का सामान आता है। बड़े बड़े सोफा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, पूरा घर देखते ही देखते भर जाता है। मनोरमा की तो आंखें खुशी से भर जाती है। वह तुरंत ही छोटी बहू रेखा को बुलाती है। ये देखो, इसे कहते हैं शादी, जो पूरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच हो। देखा तुमने कितनी गुनी है और इतना सारा सामान भी लेकर आई है। और एक तुम तो फूटी कौड़ी भी नहीं लेकर आई थी। तुम तो एक छोटा सा कम से कम चांदी का सिक्का ले आती, वो भी ना ला पाई। चलो बहू, तुम आराम करो। हाँ माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए जरा दीदी से बोलकर ना शरबत बनवा दीजिए। हाँ बहू, तुम जल्दी आराम करो, मैं अभी शरबत का इंतजाम करती हूँ। अरे सुनो बहू रेखा, मेरी प्यारी बहू जया के लिए शरबत बना लो, उसमें खूब सारा काजू, बादाम और मलाई भी डालना। जी माँ जी। इस तरह घर के सारे कामों की जिम्मेदारी रेखा पर आ जाती है। वह सारा काम करती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, पूरे घर के कोनों से डस्टिंग भी करती है। दिन भर बड़े बड़े कमरों में झाड़ू पोछा लगाती है, क्योंकि घर तो बहुत आलीशान और सुंदर होता है। सारा काम करते करते अक्सर रेखा थक जाती है, फिर भी उसके चेहरे पे संतोष और मुस्कुराहट होता है। एक दिन सास मनोरमा कहती है, अरे सुनो जरा, मेरी बड़ी बहू के कपड़े धो दो, वो भी साफ से, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसे आयरन कर देना। पर माँ जी, अभी तो आपके कपड़े, मेरे और अजय के भी तो कपड़े रहते हैं, पहले उन्हें निपटा लूं, उसके बाद मैं जया के भी कपड़े धो दूंगी। नहीं, अरे उन दोनों को मूवी देखने जाना है। चलो जल्दी से साबुन निकालो, सर्फ निकालो, और हाँ, वो कपड़े पीटने वाला बैट भी निकाल लेना। सारे कपड़ों को सर्फ में डाल के भिगाती है रेखा। उसके बाद उसमें से अच्छे से दाग को छुड़ाती है। तभी सास मनोरमा आती है। नहीं, मुझे सफाई ठीक से नहीं लग रही है, जरा और रगड़ो, अच्छे से दाग को निकालो। चाहिए तो ब्रश का इस्तेमाल करो। मैं यहीं बैठती हूँ, तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी, क्या पता कपड़े में और कीचड़ और या कुछ गंदा लगा दो। नहीं माँ जी, मैं अपना काम ठीक से ही कर रही हूँ। जल्दी से रेखा सारे कपड़ों को धोकर इस्त्री कर देती है। दूसरी तरफ नई बड़ी बहू सज धज के तैयार होती है, गहनों से लदी हुई, सुंदर हेयर स्टाइल, मेकअप से भरपूर, और अपनी सास मनोरमा से कहती है, माँ जी, तीज का त्योहार आने वाला है, मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी थी। नई साड़ियाँ, मेहंदी की कीप और कुछ नए गहने खरीदने थे और सोने के कंगन। क्या आप साथ चलेंगी? तभी रेखा भी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, वो माँ जी, मुझे भी ना एक साड़ी चाहिए थी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ बाजार चल सकती हूँ? तभी बड़ी बहू जया गुस्से में आकर कहती है, अरे वैसे भी अगर आपने मेकअप या अच्छी साड़ी पहन भी ली तो कौन सा आप मुझ जैसी सुंदर दिखने वाली है? आप हमारे साथ नहीं चल रही हैं। मैं माँ जी के साथ अकेले ही जाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। हाँ बहू, तुम ठीक ही कह रही हो। तुम एक काम करना, घर का सारा काम समय पर खत्म करके रखना, अच्छा सा खाना भी पका के रखना। तब तक मैं बड़ी बहू जया के साथ बाजार जाके जरूरी सामान ले आती हूँ। आखिर अपनी प्यारी लाडली खूबसूरत बहू के नखरे मैं नहीं उठाऊंगी तो भला और कौन उठाएगा? दोनों सास बहू मिलकर बाजार जाते हैं, तीज का सामान खरीदते हैं, खूब सारे संतरे, केले और महंगे महंगे फल। उसके बाद वे साड़ियों की दुकान में भी जाते हैं और अच्छे अच्छे चूड़ी और बढ़िया से कंगन भी खरीदते हैं। बाजार में चारों तरफ चकाचौंध होती है, तीज का त्योहार जो आने वाला होता है। सभी लोग फल, सब्जियां, महंगे गहने, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी की कीप खरीदते हैं। दोनों सास बहू शॉपिंग करते हैं और दूसरी तरफ बेचारी रेखा घर के सारे काम करती है, सबके लिए खाना पकाती है, जूठे बर्तन साफ करती है और सारे काम करके वह थक जाती है। शाम को बड़ी बहू जया अपनी सास मनोरमा से कहती है, माँ जी, वो भैया तीज का कुछ सामान देकर गए थे। तीज का सामान आपके और पूरे परिवार के लिए। हाँ बहू, चलो दिखाओ क्या क्या आया है। जी माँ जी, मैंने सारे लिफाफे अंदर रख दिए हैं, मैं अभी लाती हूँ। ये देखिए माँ जी, काजू, बादाम, पिस्ता और
आपके लिए ये एक से बढ़कर एक खोआ, मावा, घेवर की मिठाइयाँ। आपको पसंद तो आई ना माँ जी? हाँ हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे यहाँ से कितना अच्छा सामान आया है। और तुम्हारे यहाँ से क्या आया है? तुम भी दिखाओ। माँ जी, मेरे घर से भी ना तीज का सामान आया है। हाँ, ये देखिए, ये सोन पापड़ी का डब्बा और ये 2 साड़ियाँ आपके लिए। क्या सामान आया है तुम्हारे घर से? खैर वैसे भी तुमसे और उम्मीद ही क्या थी, यही जुट पाया। अरे तीज में तो लोग इतने सारे अच्छे अच्छे गहने, सोने की चूड़ियाँ, साड़ियाँ और मिठाइयाँ बेचते हैं, और तुम ये सोन पापड़ी का डब्बा लेकर आई हो। हाय राम। हाँ माँ जी, अब सब मेरे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं होते जो सोने और चांदी के गहने देते फिरे। तभी मनोरमा को थोड़ा दर्द महसूस होता है। हाय राम, बहू मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी मैं तो जा रही हूँ तैयार होने के लिए। ऐसा सुनते ही रेखा जल्दी से गर्मा गर्म तुलसी और अदरक की चाय बनाती है और जल्दी से अपने सास के हाथों में जाकर देती है। माँ जी आप इसे पी लीजिए, ये ना बड़ी अच्छी चाय है, आपकी घुटनों का दर्द देखते ही देखते दूर हो जाएगा। पहली बार मनोरमा अपने मन में सोचती है। खैर इतनी भी बुरी नहीं है ये। शाम को मेहंदी आर्टिस्ट तीज के लिए जया के हाथ और पैरों पे मेहंदी के डिजाइन बनाती है। अरे वाह, आप तो वैसे भी पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये मेहंदी लगा के ना आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। मेहंदी लगाने के बाद जया शीशे के सामने बैठ जाती है और खूब सारा मेकअप, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक लगाती है। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू कितनी सुंदर लग रही है, मानो आसमान से कोई हूर उतरकर नीचे आई हो। तभी संजय भी ऑफिस से आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। लाओ, मैं मेहंदी की कीप से अपना नाम तुम्हारे हाथों पर लिख देता हूँ। ऐसा बोलते ही संजय मेहंदी की कीप से उसके हाथों पर अपना नाम लिख देता है। तभी रेखा आती है और जया से पूछती है, वो मेहंदी आर्टिस्ट चली गई क्या? मुझे भी मेहंदी बनवाना था, बस अभी काम खत्म करके आई हूँ। आप मेहंदी बनवा के क्या करेंगी? आप एक काम कीजिए, वो जो मेरे मायके से मेहंदी की कीप आई है ना, उससे ही मेहंदी लगा लीजिए। वैसे भी अब आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आपके मायके से तो कुछ आया ही नहीं है ढंग का। तो आप मेरी मेहंदी की कीप ले जाइए, और ये मेहंदी आर्टिस्ट ना भूल जाइए आप। बेचारी रेखा एक सादी सी हरे रंग की साड़ी पहनती है, गहनों के नाम पे सिर्फ एक मंगलसूत्र और मेहंदी की कीप से अपने हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है कि तभी उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे रोता हुआ देख अजय उसके पास आता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। मैं क्या करूं? इस घर में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। अरे तुम रोती क्यों हो? लाओ, मैं अपना नाम तुम्हारे हाथों पर लिख देता हूँ। ऐसा कह के अजय रेखा के हाथों पर अपना नाम लिख देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। चारों तरफ चांद की शानदार रोशनी बिखरी होती है। संजय और जया दोनों छत पर जाते हैं और चांद को देखकर कलश से पानी गिराते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस तरह शानदार तरीके से दोनों की पहली तीज मनती है। इधर दूसरी तरफ रेखा भी अपने पति अजय के साथ छत पे आती है, कलश से पानी गिराती है, चांद की पूजा करती है और अपना व्रत खोलती है। जया सुंदर लहंगे और बढ़िया से भारी जेवर पहन के अलग अलग पोज में अपनी फोटो गिराती है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी से उतरने लगती है तभी उसके कलश से थोड़ा सा पानी सीढ़ी पर छलक पड़ता है और उसका ध्यान इस बात पे जाता ही नहीं है। इधर जैसे ही छत से कपड़े उतारने के लिए सास मनोरमा सीढ़ियां चढ़ती है कि अचानक कलश से गिरे हुए पानी पर उसका पैर आ जाता है और वह जोरों से धड़ाम एक एक सीढ़ी करते हुए नीचे आती है। सास मनोरमा की कमर और घुटने पर भारी तेजों की चोट आती है। वह जोर से दर्द के मारे कराने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रेखा भागे भागे अपनी सास मनोरमा के पास आती है और देखती है कि उन्हें काफी गहरी चोटें आए हैं। वह उसे एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाती है। माँ जी आप यहीं बैठिए, पहले मैं आपके लिए ना कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह अदरक और तुलसी की चाय बनाकर लाती है और अपनी सास को जैसे तैसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जब उसकी सास मनोरमा का चेकअप होता है तो डॉक्टर बता देते हैं, आपकी सास को बहुत ही गहरी चोट आई है, इन्हें तो बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है, इन्हें बेड रेस्ट ही दीजिएगा। रेखा अपनी सास को घर वापस लेकर आती है, उनके लिए खिचड़ी बनाती है, उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद वह उन्हें दवाई भी देती है। वह अपने सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि उनके कपड़े चेंज करना, उनसे बात करना, उनके मनपसंद का खाना बनाना, कभी कभी शीरा और हलवा भी खिला देना। सास को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है रेखा को ना पहचान कर। दूसरी तरफ जया तो सास के पास भी नहीं फटकती है। वह सिर्फ पूरा दिन मेकअप
और घर के कामों से बचने में ही लगा देती है। रेखा के निस्वार्थ सेवा और दिन रात मेहनत की वजह से सास मनोरमा जल्दी ही ठीक हो जाती है और रेखा के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें कभी भी नहीं अपनाया, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। जया भी रेखा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ती है, आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कभी आपको अहमियत नहीं दी, हमेशा खुद को बड़ा समझा, पर असल में तो आपने ही घर की जिम्मेदारियां संभाली, माँ जी का ध्यान रखा, पूरे घर परिवार को जोड़ के रखा। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आज मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ है। रूप, रंग, दौलत या पैसा ये सब किसी काम की नहीं, असली में तो व्यवहार ही जीतता है। उस दिन के बाद से सास दोनों बहुओं के बीच में काम को बांट देती है। दोनों बहुएं हंसी ठिठोली के साथ किचन में काम करती है। एक प्रेस कर देती है तो दूसरा खाना पका देती है, एक सब्जियां काट देती है तो दूसरा छौंका लगा देती है और इस तरह मिलजुल कर दोनों बहुएं जया और रेखा घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। एक दिन अजय अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि रेखा बहुत अच्छी है। उसकी इसी मासूमियत और खूबियों ने मुझे उसके नजदीक पहुँचाया है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे तुम तो हीरा लेकर आए हो, मुझे माफ कर देना बेटा। अब सास मनोरमा अपनी दोनों बहुओं में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती थी और सब मिलजुल कर घर गृहस्थी को आगे खुशी खुशी चलाने लगे। इसी तरह की मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।